हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ केमोलॉजी क्रैकर्स। मैं हूं ऐश्वर्या मैम और मैं सब लोगों का वेलकम करती हूं इस वंडरफुल से प्लेटफॉर्म में जहां आप सीखते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स, राइट। चलो, आज मैम आपके लिए कौन सा सेशन लेके आई है? आज मैं आपके लिए क्लास 11 का एक चैप्टर दैट इज डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन वापस से लेके आई हूं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट। आज हमारा चैप्टर है क्लास 11 का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर आपको याद हो, ये चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था। ये चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद हमने इसको स्टमक तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, यानी कि हमने स्टमक का स्ट्रक्चर स्टडी किया था एंड स्टमक में कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ये भी स्टडी किया था। आज हम लोग उसके आगे स्टडी करने वाले हैं दैट इज द इंटेस्टाइन, ओके। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद इंटेस्टाइन। तो चलिए टॉपिक लिख लेते हैं आज का, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है दो तरीके के इंटेस्टाइन होते हैं, एक आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक आपका है लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है? बेसिकली आपका ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है और ये इंटेस्टाइन को अंदर से आके कौन खोलता है? किसके अंदर से आके खुलता है? ये स्टमक। अगर आप लोगों ने नहीं जानते हैं कि स्टमक किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, काइंडली आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाके देखें कि कौन से स्फिंक्टर स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। एंड जो कि और एक चीज है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, तो अगर आप मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो काइंडली देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा एंड इधर साइड आई बटन में भी आप क्लिक करके डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसकी मैं बात कर रही थी, यानी कि आंत, छोटी आंत, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली क्या होता है? इट इज लॉन्गेस्ट। लेकिन स्मॉल क्यों बोलते हैं इसको? बट विथ स्मॉल डायामीटर। एक्चुअली इसका जो डायामीटर होता है वो छोटा होता है, जिसके वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? इट इज लॉन्गेस्ट विथ स्मॉल डायामीटर। अब आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज फर्दर डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। जैसे हम जब स्टमक पढ़े थे, फंडस, कार्डिया, बॉडी, पाइलोरस, ये सब स्टमक के पार्ट्स थे। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो वो जाके मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, राइट, फॉर द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है आपका डिओडेनम। डिओडेनम के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट होता है आपका जेजुनम। जेजुनम के बाद इसका थर्ड पार्ट होता है आपका इलियम। सो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। हमारा पहला वाला पार्ट क्या है? डिओडेनम। पहला वाला पार्ट क्या है हमारा? इट इज द डिओडेनम। अब आपका जो डिओडेनम है, ठीक है, स्टमक जो है ये डिओडेनम में आके खुलता है अलोंग विथ पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो डिओडेनम और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर रहता है दैट इज योर पाइलोरिक स्फिंक्टर। समझ में आया? सो डिओडेनम क्या होता है पहले तो वो लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये डिओडेनम में कौन खुलता है? स्टमक। स्टमक का कौन सा पार्ट? पाइलोरस ओपन्स इनटू डिओडेनम, है ना। ये पाइलोरस जो है ये डिओडेनम के अंदर खुलता है
थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। एक स्फिंक्टर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो आपका ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये किस किस के बीच में प्रेजेंट है, पाइलोरस ऑफ स्टमक एंड डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट है। अब ये जो आपका डिओडेनम है इट इज स्मॉल, ठीक है, डिओडेनम सबसे स्मॉलेस्ट होता है एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉलेस्ट एंड वाइडेस्ट, चौड़ा, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपका ये जो डिओडेनम है ना, आपका ये जो डिओडेनम है इसका शेप कैसा रहता है, सी शेप। स्टमक का शेप मैंने क्या बोला था, जे शेप। डिओडेनम का शेप क्या होता है, इट इज सी शेप्ड, राइट। डिओडेनम का शेप कैसा होता है, सी शेप्ड। और इधर क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन, है ना, मैक्सिमम डाइजेशन आपका इधर ही होता है। मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर, ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ में आया है कि डिओडेनम क्या होता है। डिओडेनम इज द स्मॉलेस्ट एंड द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इट इज सी शेप्ड एंड मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। यहां तक सबको क्लियर है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सोक्राइन डक्ट और एंडोक्राइन डक्ट के बारे में बोला था। यहां मैं आपको क्या बताऊंगी आज कि आपका दो ऑर्गन होते हैं, है ना, लिवर एंड पैनक्रियास, ठीक है। ये जो लिवर एंड पैनक्रियास होते हैं इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है, लिवर और पैनक्रियास में कोई भी तरीके का आपका डाइजेशन नहीं होता है, राइट। तो क्या क्या करते हैं ये हमारे बॉडी में, क्यों है, लिवर और पैनक्रियास डाइजेशन नहीं करता है लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। बोलोगे मैम ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, लिवर और पैनक्रियास में डाइजेशन नहीं होता है तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करके क्या करते हैं, क्या करते हैं, आपका जो लिवर एंड पैनक्रियास है ये डाइजेशन नहीं करता है लेकिन ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को कहां पे पहुंचा देता है, डिओडेनम में, जहां पे आपका मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है। आपका जो लिवर एंड पैनक्रियास है वो क्या कर रहा है, लिवर एंड पैनक्रियास में डाइजेशन नहीं हो रहा है लेकिन वो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जो आपके डिओडेनम में ट्रांसफर हो रहा है। तो लिवर और पैनक्रियास से डिओडेनम में कैसे एंजाइम ट्रांसफर होता है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डक्ट। किसके थ्रू, डक्ट के थ्रू। तो लिवर एंड पैनक्रियास क्या हुए, लिवर एंड पैनक्रियास हुआ आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड जो डक्ट के माध्यम से डिओडेनम में अपना सिक्रीशन को डाल रहे हैं। इज इट क्लियर, यस और नो? क्या ये सबको क्लियर है, हाँ या ना? तो आपका जो पैनक्रियास और लिवर है दे आर बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विच प्योर देयर एंजाइम्स इनटू द डिओडेनम थ्रू डक्ट। कौन सा डक्ट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज द हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला। सो हेपेटिक पैनक्रियाटिक एम्प्यूला जो है एंटर्स द डिओडेनम, है ना, हेपेटिक पैनक्रियाटिक एम्प्यूला एंटर्स द डिओडेनम। और ये हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला क्या है, बाइल डक्ट फ्रॉम लिवर एंड pancreatic duct from pancreas, bile duct from liver and
पैनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पैनक्रियास, इस चीज को ये रिसीव करता है। डिओडेनम रिसीव्स द हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला। ये हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला किससे बना है? बाइल डक्ट फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पैनक्रियास। ये चीज हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे इन लिवर। सो द डिओडेनम और द गृहनी बोलते हैं डिओडेनम को, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज स्मॉलेस्ट एंड वाइडेस्ट। इसका शेप कैसा होता है? सी शेप्ड होता है। मैक्सिमम डाइजेशन इधर ही होता है और हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला आपका डिओडेनम के अंदर जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। इसको आप एक बार देख लीजिए। चलो अब हम लोग अपना डिओडेनम से नेक्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, दैट इज द जेजुनम। अब ये जो आपका जेजुनम है, इट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पे क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, है ना? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस हियर। कहां पे? जेजुनम में। तो जेजुनम में क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। खाना डाइजेशन होने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े निकले हैं, उन टुकड़ों को अब्जॉर्ब करने को हम जेजुनम में होता है। जेजुनम में और एक चीज है, मैक्सिमम विलाई। ठीक है, मैक्सिमम विलाई आर प्रेजेंट हियर। जो आपका विलाई है, ठीक है, वो यहां पे प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम विलाई आर प्रेजेंट ओवर हियर। जेजुनम में क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, साथ साथ में यहां पे मैक्सिमम विलाई भी प्रेजेंट है। द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द इलियम, है ना? आपको याद होगा इलियम के बारे में मैंने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री गट में आपको पढ़वाया था। तो जेजुनम क्या है? जेजुनम जो है, इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको मध्यांतर बोलते हैं। इलियम जो है, इसको शुद्धांत बोलते हैं। सो इलियम जो है आपका, ये इलियम क्या पढ़े थे हम इलियम के बारे में? पहले तो मैं लिख लेती हूं, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है। पहला पार्ट डिओडेनम था, इलियम आपका लास्ट पार्ट है। अब आपको याद होगा, मैंने आपको हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री गट में पढ़ाया था कि ये जो इलियम का म्यूकोसा होता है, इसमें कुछ लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द पेयर्स पैचेस। राइट, याद है आपको? मैंने आपको बोला था कि इलियम का जो म्यूकोसा वाला पार्ट है, म्यूकोसा में कौन सा पार्ट? लैमिना प्रोप्रिया, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। सो म्यूकोसा ऑफ इलियम हैज क्या? लिम्फेटिक टिश्यूज। इन लिम्फेटिक टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? इन लिम्फेटिक टिश्यूज को हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। और इसका काम क्या होता है? ऑब्वियसली डिफेंस करना। ठीक है, सो इलियम इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द म्यूकोसा ऑफ इलियम हैज लिम्फेटिक टिश्यूज विच इज नोन एज पेयर्स पैचेस। और ये किसमें हेल्प करता है? डिफेंस में। अब इलियम जो है, ये इलियम आपके किधर ओपन करता है? इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? सीकम। So the ileum opens into the cecum through ileocecal valve. तो मैं क्या लिखूंगी? Ileum opens into cecum. किसके थ्रू ओपन करता है सीकम में? थ्रू इलियोसीकल वाल्व। किसके थ्रू ओपन करता है? इलियोसीकल वाल्व के थ्रू ओपन करता है। क्लियर? द इलियम ओपन्स इनटू सीकम थ्रू इलियोसीकल वाल्व। अब आपका ये जो इलियम है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे छोटा पार्ट इंटेस्टाइन का डिओडेनम होता है, सबसे लंबा पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आपका इलियम होता है। अब ये जो आपका इलियम है,
इसमें पेयर्स पैचेस है। अब जहां जहां पेयर्स पैचेस रहेंगे इलियम में, वहां से आपके विलाई एब्सेंट रहेंगे। तो मैंने क्या बोला, विलाई इज एब्सेंट इन द रीजियन ऑफ पेयर्स पैचेस। जहां जहां आपके पेयर्स पैचेस रहेंगे, वहां वहां आपके ये जो विलाई है वो एब्सेंट रहेगा। विलाई इज एब्सेंट इन द रीजियन ऑफ पेयर्स पैचेस। जहां जहां आपके पेयर्स पैचेस रहेंगे, वहां वहां से आपके विलाई एब्सेंट रहेंगे। अब ये जो आपका इलियम है ना, ये जो आपका इलियम है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, आपका ये जो इलियम है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट्स। क्या आपको याद है, हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पढ़ा था कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, है ना। कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर आपका कहां से रिलीज हो रहा था, ऑक्सिंटिक सेल्स और पेराइटल सेल्स से रिलीज हो रहा था, जो विटामिन B12 को अब्सॉर्ब करने के लिए मदद कर रहा था। तो स्टमक से कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर तो निकल रहा है, लेकिन विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कहां पे हो रहा है, इलियम में। साथ ही साथ में यहां पे बाइल सॉल्ट का भी अब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट, आपका जो म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन होता है, क्या आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा होता है हैज परमानेंट फोल्ड्स, है ना। म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन हैज परमानेंट फोल्ड्स। इन परमानेंट फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कर्क रिंग्स फोल्ड। क्या बोलते हैं हम इनको, कर्क रिंग्स फोल्ड्स, या फिर प्लिके सर्कुलरिस, या फिर क्या बोलते हैं, प्लिके सर्कुलरिस। ठीक है। सो म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन हैज परमानेंट फोल्ड्स, क्या नाम है, कर्क रिंग्स फोल्ड और प्लिके सर्कुलरिस, जो क्या करता है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्या और कुछ है, क्या इंटेस्टाइन में और किसी का फोल्ड है, बिल्कुल, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके म्यूकोसा में और भी फोल्ड्स हैं, और भी है, जो फिंगर लाइक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। और ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो आपका जो म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके पास क्या रहता है, फोल्ड्स रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई, जो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। सो आई होप आप सबको स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पोर्शन समझ में आया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, है ना। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया है। अब मैं आपको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से ग्लैंड्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। तब तक आप इसको एक बार देख लीजिए। चलो, आई होप आप सबको स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर समझ में आया है। अब हम प्रोसीड करेंगे आगे विथ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं, अब हम स्टडी करने वाले हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, यानी कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आपका कौन से इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं वो हम पढ़ेंगे। जब मैंने आपको हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री गट पढ़ाया था, मैंने आपको वहां पे क्या बोला था कि आपका जो सबम्यूकोसा है डिओडेनम का, केवल और केवल आपके डिओडेनम के सबम्यूकोसा में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं, राइट। तो आपका जो पहला ग्लैंड जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज द ब्रूनर्स ग्लैंड।
ठीक है। पहला जो हमारा ग्लैंड है वो है ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ब्रूनर्स ग्लैंड आपका कहां पे प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम में, है ना। ये केवल और केवल इंटेस्टाइन के सिर्फ डिओडेनम में मिलता है, ना जेजुनम में मिलता है, ना इलियम में मिलता है। केवल और केवल ब्रूनर्स ग्लैंड इज फाउंड इन द सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। ये क्या सिक्रीट करता है? ये आपका म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करता है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि स्टमक से जो खाना आता है उसका नेचर एसिडिक होता है, क्योंकि स्टमक में किस टाइप के एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं? एसिडिक एंजाइम। तो आपका स्टमक से जो एसिडिक एंजाइम सिक्रीट होता है खाने के साथ मिक्स होके वो इंटेस्टाइन में आ रहा है। अब इंटेस्टाइन को उस एसिड से कौन प्रोटेक्ट करेगा? ब्रूनर्स ग्लैंड से जो बाइकार्बोनेट आयन और म्यूकस रिलीज होता है, इट प्रिवेंट्स द डिओडेनल वॉल फ्रॉम गेटिंग डाइजेस्टेड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड में हम क्या लिखेंगे? फाउंड ओनली इन द सबम्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। डिओडेनम का जो सबम्यूकोसा वाला पार्ट है उसमें आपका क्या रहता है? उसमें आपका रहता है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड का काम क्या होता है? इट सिक्रीट्स बाइकार्बोनेट आयंस एंड म्यूकस। क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस। क्यों? टू प्रिवेंट इंटेस्टाइनल वॉल फ्रॉम गेटिंग डाइजेस्टेड। इंटेस्टाइनल वॉल को डाइजेस्ट ना हो जाए। क्यों डाइजेस्ट होगा? क्योंकि आपका स्टमक से जो खाना आ रहा है ना, स्टमक से जो आपका खाना आ रहा है वो खाना मिक्स हो रहा है एसिडिक एंजाइम के साथ। तो वो एसिडिक एंजाइम वाला खाना जब आपके इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, सो इंटेस्टाइन विल गेट हार्म्ड, इट विल गेट डाइजेस्टेड। सो ब्रूनर्स ग्लैंड से जो बाइकार्बोनेट आयन और आपका म्यूकस निकलता है, ये आपके इंटेस्टाइनल वॉल को उस एसिडिक नेचर ऑफ फूड से बचाता है जो आपके स्टमक से आता है। आई होप इट इज क्लियर। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या है ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। क्या? क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। ये क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन क्या होता है? व्हाट इज क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन? ये जो क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन है ये आपके इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में प्रेजेंट है। इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा का लेयर है ये क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन उधर प्रेजेंट होता है। तो लिख लेते हैं द क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन इज प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब एक्चुअली इसका लोकेशन कहां है क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन का? जो विलाई है आपका, विलाई के बीच में रहता है, राइट। विलाई कहां पे प्रेजेंट है? मैंने आपको बोला है म्यूकोसा का जो फोल्ड होता है उसी को विलाई बोलते हैं, और उसी विलाई के बीच में आपका क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन रहता है, प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन विलाई, राइट। विलाई क्या है आपका? विलाई जो है ये आपके म्यूकोसा के फोल्ड्स है, राइट। विलाई आर द फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा, और उसी विलाई के बीच में आपका क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन रहता है। क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन का काम क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस क्यों सिक्रीट करता है? ल्यूब्रिकेशन के लिए। और जो खाना स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक नेचर का होता है, वो इंटेस्टाइन को हार्म ना करे, इसीलिए आपका म्यूकस रिलीज होता है। ठीक है। चलो तो हम क्या लिखेंगे? सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड म्यूकस। अब ये जो क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन है इसके कुछ सेल्स होते हैं। पहला सेल्स का नाम होता है गॉबलेट सेल्स। अब तुम ही बता दो गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करेगा? गॉबलेट सेल्स विल सिक्रीट द म्यूकस।
सो क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन में जो गॉबलेट सेल्स है वो क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस। सेकेंड क्या सेल होता है? एंटेरोसाइट। सेकेंड कौन सा सेल होता है? एंटेरोसाइट्स। ये एंटेरोसाइट्स किसके सेल है? क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन के सेल्स है। एंटेरोसाइट्स क्या रिलीज करता है? इट सिक्रीट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या सिक्रीट करता है आपका? इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को सिक्रीट करता है आपका एंटेरोसाइट्स। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट है आपका पैनेथ सेल्स। ये पैनेथ सेल्स क्या करता है? ये जो पैनेथ सेल्स है इट इज रिच इन जिंक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिच इन जिंक है ना। आपका जो पैनेथ सेल्स है इट इज रिच इन जिंक। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफेंसिन प्रोटीन। क्या रिलीज करता है? डिफेंसिन प्रोटीन। तो आपका डिफेंसिन प्रोटीन क्या चीज है? डिफेंसिन प्रोटीन इज रिलीज्ड बाय पैनेथ सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन। नेक्स्ट क्या सेल्स होता है? आर्जेंटाफिन सेल्स। याद है आर्जेंटाफिन सेल्स? आप स्टमक में भी पढ़े हो। ये जो आपका आर्जेंटाफिन सेल्स होता है इसको हम एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स। सो आर्जेंटाफिन सेल्स आर प्रेजेंट इन क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन। ये क्या करता है? इट सिक्रीट्स हार्मोन सिक्रिटीन। क्या सिक्रीट करता है? सिक्रिटीन हार्मोन सिक्रीट करता है जो आपके इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट ये क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन जो है इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बनने से पहले उसका जो प्रीकर्सर रहता है, जो फॉर्म रहता है दैट इज 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। ठीक है। सो हमने यहां पे क्या पढ़ा? जो आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, पहला है ब्रूनर्स ग्लैंड। इसका क्या खासियत है? ओनली फाउंड इन द सबम्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। नेक्स्ट क्या है? ये बाइकार्बोनेट आयन और म्यूकस को रिलीज करता है ताकि आपका इंटेस्टाइनल वॉल ना डाइजेस्ट हो। नेक्स्ट क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है बिटवीन विलाई एंड इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड म्यूकस। नेक्स्ट क्या है? जो आपका क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन में पहला सेल है दैट इज द गॉबलेट सेल विच सिक्रीट्स म्यूकस। एंटेरोसाइट्स क्या सिक्रीट करता है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। पैनेथ सेल्स क्या रिलीज करता है? जिंक। साथ में लाइसोजाइम और डिफेंसिन प्रोटीन। आर्जेंटाफिन सेल को हम क्या बोलते हैं? और एक नाम से एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स। ये क्या सिक्रीट करता है? सिक्रिटीन हार्मोन सिक्रीट करता है जो आपके इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव एक्टिविटी को इंक्रीज करता है ना। इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव एक्टिविटी को इंक्रीज कौन करता है? सिक्रिटीन। मैं आपको पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट प्रोड्यूसेस 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। ये क्या है? इट इज द प्रीकर्सर ऑफ सेरोटोनिन। राइट। चलो ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को एक हम देखते हैं इसके सिक्रीशंस को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है। चलो ठीक है। चलो अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में मैं पहले आपको एक डायग्रामेटिक वे में दिखा देती हूं। मान लो ये तुम्हारा वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको हम क्या बोलते थे? विलाई। ये विलाई आपके कौन से रीजियन में प्रेजेंट है? म्यूकोसा।
और ये मान लो आपका सब म्यूकोसा है, ठीक है। दिस इज योर म्यूकोसा रीजियन एंड दिस इज योर सब म्यूकोसा रीजियन। अब ब्रूनर्स ग्लैंड आपका कहां पे प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा में। दिस इज योर ब्रूनर्स ग्लैंड विच आई एम ड्रॉइंग। ये क्या है? ये आपके ब्रूनर्स ग्लैंड है, ठीक है। दिस इज योर ब्रूनर्स ग्लैंड। अब आपका क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन में ये है, तो ये आपका क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन है जो आपके विलाई के बीच में है, ठीक है। दिस इज योर क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका विलाई है, ठीक है। दिस इज योर ब्रूनर्स ग्लैंड एंड दिस इज योर क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। ये क्या है? दिस इज क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स लुक। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है इसके सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। सो क्या लिखूंगी मैं? सिक्रीशन ऑफ secretions of intestinal glands is known as succus entericus। क्या बोलते हैं हम इसको? सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इज नोन एज सक्कस एंटेरिकस। इसका पीएच कितना है? इसका पीएच 7.6 to 8.8 है, ठीक है। Secretions of intestinal glands is known as succus entericus, ठीक है। ये क्या है बेसिकली? दिस इज योर इंटेस्टाइनल जूस। ये क्या है? ये आपका इंटेस्टाइनल जूस है। जैसे हमने गैस्ट्रिक जूस पढ़ा था, है ना, उसका पीएच 2 to 3 होता था। यहां पे सक्कस एंटेरिकस ही आपका क्या है? सक्कस एंटेरिकस इज योर इंटेस्टाइनल जूस विद अ पीएच ऑफ 7.6 to 8.8। अब ये सक्कस एंटेरिकस में क्या रहता है? जो भी आपके क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन और ब्रूनर्स ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ सक्कस एंटेरिकस। तो आपका सक्कस एंटेरिकस में कौन कौन से एंजाइम रहते हैं? कंटेन्स एंजाइम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैल्टेज, आइसोमैल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेस, अल्फा डेक्स्ट्रिनेज। तो याद है आपको, हमने गैस्ट्रिक एमाइलेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन पढ़ा था। सिमिलरली यहां पे भी ऐसे एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज के बाद और क्या आता है? एमाइनोपेप्टिडेज, ठीक है। क्या आता है? एमाइनोपेप्टिडेज। नेक्स्ट डाइपेप्टिडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। तो ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। आपका जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है ना, उसमें से कौन कौन से सिक्रीशंस निकलते हैं? ये विच इज नोन एज सक्कस एंटेरिकस। और इसका पीएच कितना होता है? 7.6 to 8.8। पीएच कितना होता है? 7.6 to 8.8। अब आपका ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ना, ये अपना सिक्रीशन क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन तक पहुंचाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा रीजियन। और इसमें क्या क्या रहता है? मैल्टेज, आइसोमैल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेस, अल्फा डेक्स्ट्रिनेज, एंटेरोकाइनेज, एमाइनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज। ये आपका सक्कस एंटेरिकस का कंपोजिशन होता है, करेक्ट। चलो अब ये हम खत्म कर लिए, इसको आप एक बार देख लीजिए। चलो
आई होप आपको इंटेस्टाइनल ग्लैंड समझ में आया है। अब हम अपने नेक्स्ट पढ़ाव में जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन आपका छोटा होता है ना, लेकिन इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो बड़ा होता है। तो जल्दी से हम लार्ज इंटेस्टाइन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक रफ सा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, ये मैं क्या ड्रॉ कर रही हूं? ये मैं आपका लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है वो मैं ड्रॉ कर रही हूं। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट? सीकम, कोलोन और रेक्टम। अब मैं आपको ये तीनों पार्ट्स को डायग्रामेटिकली पढ़ाऊंगी। सबसे यहां पे आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोलोन। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो। चलो, इसको मैंने यहां पे रफली ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यहां पे मैं से लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड्स ड्रॉ कर देती हूं। ठीक है, चलो, अब इट इज रेडी। अब क्या होता है, आपका जो डिओडेनम होता है ना, ये आपका इस तरीके से यहां पे डिओडेनम रहता है कि नहीं? दिस इज योर डिओडेनम। ये क्या होता है? ये आपका सी शेप्ड होता है। तो आपका ये जो डिओडेनम है ये आपका जेजुनम में खुलता है, राइट? ये आपका कहां खुलता है? जेजुनम में। जेजुनम किस में खुलता है? आपका इलियम में। और इलियम आपका किधर खुलता है? सीकम में। तो यहां पे आपका ये मान लो इलियोसीकल वाल्व है। ये क्या है आपका? दिस इज योर इलियोसीकल वाल्व एंड द इलियम ओपन्स इनटू द सीकम। तो आपका जो सीकम है ये बहुत ही आपका छोटा सा एक पोर्शन है। ठीक है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है दिस इज योर सीकम। क्या है ये? दिस इज योर सीकम। और ये जो यहां पे लास्ट में एक पतला सा स्ट्रक्चर है दिस इज योर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या है ये? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, आपको पता होगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। अब ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं इसके? पहला पार्ट होता है इसका सीकम, दूसरा पार्ट होता है इसका कोलोन, तीसरा पार्ट होता है इसका रेक्टम। तो हम एक एक करके इन सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं इसकी। ये हमारा सीकम है, ठीक है, और ये जो हमारा ये जो लास्ट वाला पोर्शन है दिस इज आवर रेक्टम। क्या है ये? रेक्टम। ये क्या है आपका? ये आपका रेक्टम है जहां पे आपका फूड स्टोर होता है। दिस इज योर एनल कैनाल जहां से आप फीसिस पास करते हैं एंड ये आपका एनस है। ठीक है, अब ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर यहां पे है इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, सीकम से ये नीचे से ऊपर जा रहा है, छोटा से बड़ा नीचे से ऊपर, ये वाला पोर्शन है आपका एसेंडिंग कोलोन। क्या है ये? दिस इज योर एसेंडिंग कोलोन। अगर ये एसेंडिंग कोलोन है तो ये क्या होगा? दिस विल बी योर डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये जो यहां पे डिसेंडिंग कोलोन इस तरीके से एक पतले से स्ट्रक्चर में खुला है दिस इज योर सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, और ये ऊपर वाला ये पूरा क्या है? दिस इज योर ट्रांसवर्स कोलोन। क्या है ये? ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपका दिस एरिया इज नोन एज स्प्लेनिक फ्लेक्सर। क्या बोलते हैं हम इसको? स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ठीक है, या फिर लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। कोलिक मतलब कोलोन, कोलोन के लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर।
इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर। क्या बोलते हैं? हेपेटिक फ्लेक्सर या फिर राइट कोलिक फ्लेक्सर। क्या बोलते हैं? राइट कोलिक फ्लेक्सर। ठीक है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर और राइट कोलिक फ्लेक्सर। आई होप सबको यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। सो दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला छोटा सा पोर्शन आपका सीकम है और आपका जो इलियम है ना, आपका जो इलियम है ये सीकम के अंदर कैसे खुलता है? थ्रू द इलियोसिकल वाल्व। एक पतला सा स्ट्रक्चर रहता है विच इज वेस्टिजियल इन ह्यूमंस, दैट इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन ऑफ कोलोन को हम डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं, इस वाले कोलोन के पोर्शन को एसेंडिंग कोलोन बोलते हैं और डिसेंडिंग कोलोन एक पतले से स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको हम सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं। अब हम इस डायग्राम में ऐसे पाउच शेप स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, राइट? ऐसे पाउच शेप स्ट्रक्चर्स हम देख पा रहे हैं। ये जो पाउच शेप आपका एक स्ट्रक्चर है, इस पाउच शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं होस्ट्रा। हर कोलोन में आप देखिए इस तरीके का पाउच शेप स्ट्रक्चर है। इस पाउच शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस पाउच शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं होस्ट्रा, है ना? अब हम जब कोलोन को देखते हैं, एक फोल्ड ये, एक फोल्ड ये, एक फोल्ड ये, तो आपका जो कोलोन है इट हैज 3 लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड्स। इस 3 लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टेनिया कोलाई। क्या बोलते हैं? टेनिया कोलाई। तो टेनिया कोलाई क्या हुआ? ये पूरा का पूरा फोल्ड, ये पूरा का पूरा फोल्ड, ये पूरा का पूरा फोल्ड आपका टेनिया कोलाई है। उस टेनिया कोलाई के अंदर आपके ऐसे पाउच शेप स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसको हम होस्ट्रा बोलते हैं। आई होप आप सबको ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर जो है क्लियर हुआ है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन 3 पोर्शन से बने हैं। एक है आपका सीकम। क्या है? सीकम। यहां पे सी मैंने मिस कर दिया है, सीकम। ठीक है, कोलोन। सीकम क्या है? इतना सा बस पोर्शन है, आपके रेक्टम भी इतना है, सबसे ज्यादा लंबा पोर्शन आपका किसका है? कोलोन। राइट, क्लियर है सबको यहां तक? सबको यहां तक क्लियर है? चलो अब हम पढ़ते हैं कि ये इसके सबके, है ना, खासियत क्या होता है, इन सबका खासियत क्या होता है वो हम देखते हैं। चलो अब लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो है दैट इज योर सीकम। सीकम जो है ये ह्यूमंस में ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता है। सीकम का जो एक स्ट्रक्चर है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दिस इज ऑल्सो वेस्टिजियल इन ह्यूमंस। राइट, क्या होता है? ह्यूमंस में ये वेस्टिजियल हो जाता है, लेकिन रैबिट्स में आपका अपेंडिक्स और सीकम दोनों आपका क्या होता है? वेल डेवलप्ड होता है। चलो तो मैं लिख लेती हूं, पहला है हमारा सीकम। अब ये जो आपका सीकम है इट इज नॉट वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन। सीकम क्या होता है? पहला पॉइंट, नॉट वेल डेवलप्ड इन ह्यूमंस। सीकम इज नॉट वेल डेवलप्ड इन ह्यूमंस। सीकम जो है ये इसका आउटग्रोथ क्या है? आउटग्रोथ ऑफ सीकम को हम क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आउटग्रोथ ऑफ सीकम क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, अब ये जो आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है इट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे बॉडी में क्यों रहता है? क्योंकि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बिहेव्स एज अ लिम्फोइड टिश्यू। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बिहेव्स एज अ लिम्फोइड टिश्यू।
ठीक है, मतलब इट प्रोड्यूसेस WBC, करेक्ट। ये आपका कौन काम कर रहा है, सीकम। लेकिन आपका जो रैबिट्स है, इन रैबिट्स है ना, सीकम एंड अपेंडिक्स वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। सीकम एंड अपेंडिक्स जो है रैबिट्स में वेल डेवलप्ड होता है। क्यों रैबिट्स में सीकम और अपेंडिक्स वेल डेवलप्ड होता है? क्योंकि आपका जो रैबिट है, यहां पे लिख रही हूं, रैबिट इज अ हर्बीवोर। रैबिट क्या है? रैबिट इज अ हर्बीवोर, है ना। रैबिट एक हर्बीवोर है, तो सीकम क्या प्रोड्यूस करता है? सीकम प्रोड्यूसेस सेल्यूलेज एंजाइम, है ना। सीकम क्या प्रोड्यूस करता है? सेल्यूलेज एंजाइम विथ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, है ना। आपका जो रैबिट है, इट इज अ हर्बीवोर। सीकम जो है ये सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है अलोंग विथ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ताकि डाइजेशन ऑफ, है ना, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इन स्टमक, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज जो है वो हो सके। याद है हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पहले लेक्चर में पढ़ा था कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए काउस के एलिमेंट्री कनाल में बैक्टीरिया रहता है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। जो आपके टर्माइट्स है जो वुड खाते हैं, उसके पेट में भी आपके प्रोटोजोआ रहते हैं जो सेल्यूलेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं। क्लियर? ओके। अब रैबिट्स का जो फीकल मैटर है ना, रैबिट्स का जो फीकल मैटर है, रैबिट्स का जो फीकल मैटर है उसमें सेल्यूलोज बहुत ज्यादा रहता है। रैबिट्स का जो फीकल मैटर है उसमें सेल्यूलोज बहुत ज्यादा रहता है, जिसके वजह से कोई भी फाउल स्मेल उनके फीसिस से नहीं आता है। क्या बोला मैंने? रैबिट्स का जो फीकल मैटर होता है उसमें सेल्यूलोज का लेवल ज्यादा होने से कोई फाउल स्मेल नहीं आता है। नेक्स्ट, रैबिट्स क्या प्रैक्टिस करते हैं? रैबिट्स जो है इट प्रैक्टिसेस कॉर्पोफेजी। क्या प्रैक्टिस करते हैं? कॉर्पोफेजी, मतलब ये अपना फीकल मैटर खाते हैं, ईट्स ओन फीकल मैटर, ठीक है। ये अपना ओन फीकल मैटर खाते हैं क्योंकि इनके फीकल मैटर में सेल्यूलोज बहुत हाई लेवल में पाया जाता है। इनके फीकल मैटर में सेल्यूलोज बहुत हाई लेवल में पाया जाता है, इसीलिए रैबिट क्या करते हैं? रैबिट आपके ओन फीकल मैटर को खाते हैं, जिसको हम कॉर्पोफेजी बोलते हैं। आई होप आप सबको यहां तक क्लियर है कि रैबिट्स क्या करते हैं। अब नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है कि आपका ये जो मैंने यहां पे लिखा डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इन स्टमक, ये क्या है? एनएरोबिक टाइप ऑफ डाइजेशन। क्यों एनएरोबिक टाइप ऑफ डाइजेशन? क्योंकि जो बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ है, जो बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ है उनके पास क्या है? सेल्यूलेज। और ये क्या करते हैं? ये उस खाने को एनएरोबिकली ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। एनएरोबिकली ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा है काउज में और टर्माइट्स में। क्लियर है सबको यहां तक? ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। आप जाके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर 1 देख सकते हैं अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो। अब जो रैबिट्स है इनके फीकल मैटर से कोई फाउल स्मेल नहीं रहता है, लेकिन ह्यूमंस का जो फीकल मैटर है उसमें फाउल स्मेल रहता है। क्यों?
क्योंकि इसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट है, साथ ही साथ में इनके फीकल मैटर में प्रोटीन्स एब्सेंट होता है, और ह्यूमंस के फीकल मैटर में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ह्यूमंस के फीकल मैटर से फाउल स्मेल आता है। आई होप आप सब लोगों को यहां तक क्लियर हुआ कि सीकम क्या होता है। रैबिट्स में सीकम और अपेंडिक्स बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू ह्यूमंस, क्योंकि हम हर्बीवोर्स नहीं हैं, हमारे अंदर सेल्यूलेज की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके वजह से सेल्यूलेज एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इनका सीकम और अपेंडिक्स वेल डेवलप्ड है। ओके, चलो नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं कोलॉन। ठीक है, हमने क्या देखा, ये जो आपका कोलॉन है इट हैज 4 पार्ट्स। कौन कौन सा? असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन। जो 3 लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड्स है उसको हम टेनिया कोलाई बोले थे, और टेनिया कोलाई के अंदर जो होस्ट्रा है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको होस्ट्रा बोले थे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कोलॉन। अब आपका ये जो कोलॉन है इसके 4 पार्ट होते हैं। असेंडिंग कोलॉन, ठीक है, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन। ये 4 टाइप के कोलॉन आपके किधर प्रेजेंट है? ये आपके कोलॉन के 4 पार्ट्स होते हैं। अब कोलॉन का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलॉन? कोलॉन जो है ना, यहां पे कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, है ना। कोलॉन हैज और लार्ज इंटेस्टाइन हैज यूजफुल बैक्टीरिया। ठीक है, यूजफुल बैक्टीरिया जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूसेस विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस एंड विटामिन के। तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ यूजफुल बैक्टीरिया रहते हैं जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं। अब बात यह है कि आपका ये जो कोलॉन है ये इनको एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है? मेन काम इसका क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज विटामिन्स एंड वाटर। ठीक है, आपका जो कोलॉन है ये आपका वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड से ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्यों? इट अब्सॉर्ब्स वाटर टू मेक फीसेस सेमी सॉलिड। जो आपका फीसेस है उसको सेमी सॉलिड बनाने के लिए आपका जो कोलॉन है ये वाटर को अनडाइजेस्टेड फूड से अब्सॉर्ब करता है। मान लो कभी तुम्हारा कोलॉन ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है, मान लो कोलॉन में कोई इन्फेक्शन हुआ है, ड्यू टू इन्फेक्शन इट अब्सॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जो तुम लोग जाते हो ना गोभी मंचूरियन खाने बाहर से, है ना, पिज्जा जो खाते हो, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या फिर अगर पल्यूटेड वाटर पीते हो तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर कोलॉन में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो वाटर लार्ज अमाउंट में अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं और तुम्हारा फीसेस जो है वो वाटरी होते हैं, और इसी को हम लूज मोशन बोलते हैं। लूज मोशंस क्या होता है? कोलॉन जब अनडाइजेस्टेड फूड से ज्यादा वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम इसको लूज मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? हेमरॉइड्स या फिर पाइल्स। ठीक है, हेमरॉइड्स या फिर पाइल्स हमारा नेक्स्ट है। हेमरॉइड्स या फिर पाइल्स क्या होता है इसमें?
इट इज लार्ज मतलब लॉन्ग टाइम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। क्या होता है? लॉन्ग टाइम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। इसमें क्या होता है? लॉन्ग टाइम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? कोलोन जो है बहुत ज्यादा वाटर अब्सॉर्ब कर लिया तो फीसिस क्या होगा? करक हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो ये जब आपके एनस से बाहर जाएगा इट विल कॉज पेन। आपका जो रेक्टल वेन है ये आपका फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा और खून निकलने लगता है और पेन होता है। तो हेमरॉइड्स और पाइल्स जो है इसमें क्या होता है? कोलोन एब्जॉर्ब्स वाटर। अगर आप पानी नहीं पी रहे हो या फिर कोई ज्यादा अल्कोहलिक हो गया है, ड्रिंक कर रहा है, उसके बाद बॉडी में पानी अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, सो कोलोन एब्जॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। कोलोन जो है ये क्या करता है? ये वाटर को बहुत ज्यादा एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से फीसिस जो है वो सॉलिड हो जाता है और हार्ड हो जाता है। फीसिस अगर सॉलिड और हार्ड होता है तो वो रेक्टम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, क्रिएट्स प्रेशर ऑन रेक्टम। इसके वजह से क्या होता है? जो आपका रेक्टल वेन्स होते हैं वो स्वेल अप हो जाता है। तो मैं क्या लिखूंगी? रेक्टल वेन्स स्वेल एंड बस्ट। और डिफेकेशन के टाइम पे पेन होता है। डिफेकेशन के टाइम पे क्या होता है? पेन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पाइल्स। पाइल्स में क्या होता है आपका? इट इज अ लॉन्ग टाइम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन व्हेन समवन डज नॉट ड्रिंक वाटर। उसके बॉडी में पानी बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेता है कोलोन, जिसके वजह से फीसिस हार्ड और करक हो जाता है। फीसिस अगर हार्ड और करक हो गया तो क्या होगा? आपका जो फीसिस है ये क्या करेगा? इट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन द रेक्टम। रेक्टम में ये टेम्पोररी स्टोर होने जाता है और वो उसमें प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर अगर वो क्रिएट कर दिया तो क्या होगा? आपका रेक्टल वेन फुल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा एंड इट विल बस्ट। तो आप जब डिफेकेशन करेगा कोई तो उसको पेन होगा। आई होप यहां तक सबको समझ में आया है। प्लीज आप लोग यहां तक देखिए, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे आपका रेक्टम। राइट, प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस, देन वी विल स्टडी रेक्टम। चलो लेट्स स्टडी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है? रेक्टम। रेक्टम क्या होता है? इट इज द लास्ट डायलेटेड पार्ट। आपका लास्ट डायलेटेड पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। क्या होता है ये? लास्ट डायलेटेड पार्ट। रेक्टम में क्या होता है? फीसिस इज स्टोर्ड टेम्पोररीली। फीसिस जो है रेक्टम में टेम्पोररीली स्टोर्ड होता है। ठीक है, फीसिस इज स्टोर्ड टेम्पोररीली। रेक्टम जाके कहां पे ओपन करता है? एनल कैनाल में। रेक्टम ओपन्स इनटू एनल कैनाल। ठीक है, कहां पे ओपन करता है? एनल कैनाल में। तो ये कैसे, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका? ये अगर आपका रेक्टम है, ठीक है, ये आपका रेक्टम हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से दो मसल रहते हैं इधर, एक बाहर के साइड में, एक अंदर के साइड में। ठीक है, चलो, ये जो आपका रेक्टम है यहां पे आपका फीसिस टेम्पोररीली स्टोर होता है। ये क्या है? दिस इज योर रेक्टम। यहां पे क्या हो रहा है? फीसिस स्टोर हो रहा है टेम्पोररीली। दिस इज योर एनल कैनाल। यहां से क्या हो रहा है? यहां से आपका डिफेकेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? दिस इज योर एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये क्या होता है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, और ये अंदर वाला क्या है? ये अंदर वाला क्या होगा? इंटरनल स्फिंक्टर। अब जो आपका इंटरनल स्फिंक्टर है, जो आपका इंटरनल स्फिंक्टर है, इट इज इनवॉलंटरी, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। This internal sphincter allows the passage of feces from rectum to anus.
अब एनस से कब उसको बाहर करना है वो हमारे कंट्रोल में होता है। देयरफॉर एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज वॉलंटरी इन नेचर एंड इंटरनल स्फिंक्टर इज इनवॉलंटरी इन नेचर। तो ऊपर वाला आपका रेक्टम है, नीचे वाला आपका एनल कैनाल है, और ये आपका है एनस। आपके एनस में क्या रहता है, दो टाइप के स्फिंक्टर्स रहते हैं, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर विच इज वॉलंटरी इन नेचर, और दूसरा है आपका इंटरनल स्फिंक्टर विच इज इनवॉलंटरी इन नेचर। अब आगे क्या है, ये जो फीसेस है ये बनता किससे है, आपका जो फीकल मैटर है ना, इसके रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, फीकल मैटर के रिमूवल को हम बोलते हैं डिफेकेशन। क्या बोलते हैं, डिफेकेशन। अब फीसेस बनता किससे है, फीसेस बनता किससे है, कौन बताएगा, फीसेस किससे बनता है। फीसेस जो है इसमें 30% डेड बैक्टीरिया रहता है। क्या रहता है, 30% डेड बैक्टीरिया। साथ ही साथ में फीसेस में रहता है 12% फैट, 3 to 4% प्रोटीन। ठीक है, कौन से पिगमेंट्स रहते हैं, फीसेस का कलर क्या होता है, येलो होता है, तो कौन से पिगमेंट्स रहते हैं, स्टर्कोबिलिन एंड यूरोबिलिन। मैं आपको लिवर में पढ़ाऊंगी कि ये स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन जो है ये किस तरीके से आपके लिवर में फॉर्म होता है। तो फीकल मैटर के रिमूवल को डिफेकेशन बोलते हैं। फीसेस में क्या रहता है, 30% डेड बैक्टीरिया, 12% फैट, 3 to 4% प्रोटीन्स, स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन। राइट, नेक्स्ट, why there is a foul smell in feces? फीसेस के में फाउल स्मेल किस वजह से है, फीसेस में फाउल स्मेल बेसिकली कुछ कंपाउंड्स के वजह से होता है, दैट इज मीथेन, एमोनिया, H2S, ट्रिप्टोफैन, इंडोल और स्कैटोल। ठीक है, ये आपके कुछ कंपाउंड्स है जिसके वजह से फीसेस से आपका एक फाउल स्मेल आता है। जैसे रैबिट्स में फाउल स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। रैबिट्स में फाउल स्मेल क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स एब्सेंट था और सेल्यूलोज भर भर के प्रेजेंट था। लेकिन आपका जो ये कोलोन है ना, कोलोन से रेक्टम में गया, रेक्टम से फीसिस जो बाहर आता है उसमें फाउल स्मेल आपके इन कंपाउंड्स के वजह से आता है। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, सबको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन समझ में आया। आज हम लोग यहां तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज योर लिवर। तो आज हम लोग यहां तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, आपको यहां से नॉलेज मिलता है, तो काइंडली प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।